माला तो अब अच्छा खासा जाविया से डरने लगी थी। जब भी वो कहीं से बाहर आता था, माला को यही लगता था किसी का कत्ल करके आया होगा। वो जाविया से दूर दूर ही रहती थी। अभी उसे कोई तरीका नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने पापा से कैसे रब्ता करे, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से जाना चाहती थी। क्यों? वो खुद भी जानने से कासिर थी। अभी भी जाविया बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ बैग से। देखो भालू, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आया हूँ। जाविया माला को गुमसुम बैठे देखते बोला। वो 3 दिन से उससे कोई बात नहीं कर रही थी। वो चाहता था कि वो उससे पहले जैसे बातें करे, उससे करीब आए, तो उसी लिए वो पहले वो शुरुआत कर रहा था। माला टीवी देखते जाविया को इग्नोर कर रही थी, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जो कि जाविया के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। माला डार्लिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जाविया अपने लहजे को आखिरी हद तक नॉर्मल करते बोला, लेकिन माला फिर उठकर टीवी बंद करके कमरे से बाहर जाने लगी कि जाविया ने उससे बाजू से दबोच कर अपनी तरफ खींचा। उफ, जंगली छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। माला गुस्से में आती ही कह गई थी, लेकिन जब जाविया की ग्रीन आंखों में देखा तो एक दफा काम गई। मेरी जान, तुम्हें मैं बताता हूँ जंगली किसे कहते हैं। तुम्हें मेरा प्यार रास नहीं आ रहा है ना? जावियार माला को झटका देते बेड पर गिराया। इससे पहले कि जावियार उस पर झुकता, माला ने खींचकर एक थप्पड़ जावियार के चेहरे पर मारा था। साकिन, माला आंखें फाड़े अपनी मुंह पे हाथ रखे बेयकीनी से कभी अपने हाथों को देखती, कभी जावियार के चेहरे को देख रही थी। ये क्या हो गया था उससे? जावियार का तो थप्पड़ खाकर खून खोल उठा था। जावियार ने उसको बाजू से पकड़कर ऐसा मोड़ा कि पूरी की पूरी वो जावियार के सीने से टकरा गई थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जानवर किसे कहते हैं। जावियार माला के कान के लो के पास गुर्राते बोला। अपने दांत माला के कान पर गाड़े थे। माला के खौफ, दर्द के मारे सिसकी निकली थी। वो उसके कितने करीब थी कि उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ उसके कानों में पहुंच रही थी। उसकी गुर्बत से जावियार बहक रहा था। ऊपर से उसका गुस्सा उसकी सोच को मफलूज कर गया था। सॉरी सावी। माला उससे अपने ऊपर झुकते देख जल्दी से बोली, लेकिन जावियार उसके सुने बगैर ही उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। वो अपनी बरसों की प्यास बुझाने लगा था। अपना गुस्सा, अपनी वहशत उस पर उतार रहा था। उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि माला को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। सांस बंद होने की वजह से माला उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी कि जावियार होश में आता, पामुश्किल पीछे हुआ और पीछे होकर माला के सुर्ख भीगे होंठों को देखने लगा। माला तो गहरे गहरे सांस से थी, कांप रही थी। वो बेख्तियार होकर दोबारा से उसके गर्दन पर झुककर अपनी शिद्दत से होंठ रख चुका था। सावी, सॉरी। लेकिन जावियार सुन ही कब रहा था। माला के कंधे से शर्ट सिरकाते अब वो वहां अपने लब रख चुका था। उसका दिल कर रहा था वो हर लिमिट क्रॉस कर जाए, लेकिन वो अपने भालू से जितना भी गुस्सा हो उसे हर्ट नहीं कर सकता था। उसके गले में कांटे चुभने लगे थे। वो उसका कामता वजूद महसूस कर सकता था। वो आखिरी दफा उसके शहरक पर होंठ रखते पीछे होकर उसे देखा, जो सुर्ख आंखों से कामते वजूद के साथ आंखों में खौफ लिए उसे ही देख रही थी। बेबी, आइंदा ख्याल रखना। मुझसे बदतमीजी या इग्नोर किया या मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं वो सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। आई समझ? हाँ हाँ। वो डर के मारे सर हिला गई थी। ये उसका जावी तो नहीं था जिसे बचपन से वो जानती थी, जिसके साथ वो 3 महीनों से रह रही थी। ये तो कोई खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर था। माला जावी से और खौफजदा हो गई थी। अब बस वो दूर जाना चाहती थी, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। हेलो सफ़ीर, कैसे हो तुम? सोहा सफ़ीर को लॉन्च में बैठे देखते बोली। मैं ठीक हूँ सुहा, तुम कैसी हो? ठीक से सोई तो हो ना? हाँ हाँ यार, ठीक से नींद आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आई है। वो मुस्कुराते हुए सफ़ीर के वजी चेहरे को देखने लगी थी। सफ़ीर, तुम्हारी वो पागल बीवी। इससे पहले कि सोहा कुछ कहती, सफ़ीर की घोड़ी ने उसे चुप करवा दिया। मतलब, वो बच्ची बीवी कहाँ है? वो कमरे में है, कमरे में ही खाना खाएगी। नहीं एंजल, मैं तो आ गई और मैं आपके साथ ही बैठकर खाना खाऊंगी। इससे पहले सोहा खुश होती, लारेब ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया था। इरम ने मुस्कुराकर लारेब को देखा। ये लड़की दिन ब दिन उन्हें बहुत प्यारी लगने लगी थी। अरे आप भी आ गई? मैं बहुत बोर हो रही थी, शुक्र है आप आ गई। हिबा खुश होती लारेब के गले लग गई थी। इरम के समझाने पर हिबा लारेब के साथ खुल मिलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वो निकाह वाला वाकया नहीं भूली थी। मैं आप ही नहीं हूँ, बड़ी कहते हैं मैं प्रिंसेस हूँ, मुझे प्रिंसेस बोला करो। लारिब आंखें पटपटाते हुए बोली। सफ़ीर के चेहरे पे नामहसूस सी मुस्कुराहट आई थी अपनी बीवी की मासूमियत पर।
जिसे देखते सोहा के तन बदन में आग लगी थी। हाँ बेटा, तुम प्रिंसेस ही हो। इरम प्यार से लारेब के माथे पर लब रखते हुए बोली। लारेब बड़े हक से सफ़ीर के साथ बैठी थी। एंजल, आप खाना खिलाओ ना। लारेब अपने दोनों हाथों को अपनी थोड़ी के नीचे रखते बोली प्यार से। खुद खा लो। सफ़ीर मामूल की तरह चुंचलाकर बोला। नहीं, आप खिलाएंगे तो खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। लारेब मुंह फुलाए अपना फैसला सुनाने लगी। तुम कितनी जिद्दी होती जा रही हो। सफ़ीर ने लब मेज कर लारेब को देखा, जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता था। ये लड़की उससे खुद पर फोकस करवा ही कर रखती थी। हॉस्पिटल में भी हर टाइम ना चाहते हुए भी लारेब को सोचता रहता था। कभी कभी तो वो लारेब के ख्यालों से तंग आ जाता था। सफ़ीर छोटे छोटे निवाले बनाकर आखिर लारेब की जिद के आगे हार कर उससे खिलाने लगा। सोहा का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। उससे अब उस पागल लड़की को जल्दी ही सफ़ीर की ज़िंदगी से निकालना था। कयान और एन भी घूम घूम कर थक गए थे। आते ही दोनों सो गए थे। एन की आंख खोली तो सामने मौजूद खिड़की से बादलों का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। ये नज़ारा एन को बेहद खूबसूरत लगा था। उसका हान उसके पास था। ये जिंदगी उसे कितनी हसीन लग रही थी। उठने लगी तो अपने हाथ में गिरफ्त महसूस हुई। एन ने अपने हाथ की तरफ देखा तो कयान ने गहरी नींद में भी एन का हाथ पकड़ा हुआ था। एन अपने हान को देख रही थी। वो सोते हुए भी कोई मासूम बच्चा ही लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल बच्चों की तरह कंफर्ट में घुसा हुआ। मीरान, एन अपने हाथों से उसके माथे पर आए बाल पीछे करने लगी। एन ने मुस्कुराकर कयान को देखा। मेरे बच्चे को ज्यादा प्यार आ रहा है मुझ पर, लगता है। एन कयान को मोहब्बतबाज नजरों से देख रही थी। जब आंखें खोले कयान एकदम से बोला, आन, वो, हाँ, तो आप तो हमेशा से मुझे प्यारे लगते हैं ना, इसीलिए तो आपके प्यार में हर हद पार कर दी थी मैंने। क्या मतलब हर हद? कयान ने हैरानगी से पूछा। मतलब कि देखिए ना, घर छोड़कर चली गई, लेकिन 5 सालों बाद भी आप मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आन, मैं आपको बता रही हूँ, अब आप मुझसे दूर गए तो यकीन करें मैं आपको भी मार सकती हूँ। वह शायद वो शरारती अंदाज में कह रही थी, लेकिन कयान को उस टाइम एन की आंखों में एक संजीदगी, एक जुनून नजर आया था। इतनी शिद्दत पसंद हो मेरे लिए? कयान खुमार आलू था, निगाहों से देखते हुए बोला। बेहदान, आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या है। एन ही कहते कयान के लबों पे खुमार आलूदा आंखों से देखते कयान के लबों पर अपना अंगूठा फेर रही थी। तो फिर बताओ, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? कयान का ये कहना था कि एन कयान के चेहरे पे रुकी अपनी मोहब्बत जाहिर करने लगी कि कयान तो एक दफ़ा शौक रह गया। उसे एन की तरफ से पहल करने की उम्मीद नहीं थी। उसकी एन तो शर्माती बहुत थी। उसकी गुर्बत में आज खुद बहक गई थी। कयान के हाथ खुद ही एन की कमर पर चले गए। एन और शिद्दत से कयान के होंठों पर झुक गई थी। कयान ने एन को अपने नीचे लिटाया और खुद झुककर उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब करने लगा। आन, श्श, मेरी जान, तुमने तो बता दिया, लेकिन अब मेरी बारी। फिर कयान एन को सारी दुनिया बुलाए अपनी मोहब्बत में गुम करता चला गया। सफ़ी लारे को खाना खिलाकर चला गया था। सोहा अपने कमरे में चली गई थी और ये बस स्कूल चली गई थी। लारे अकेली कमरे में बैठी टॉयज के साथ खेल रही थी कि अचानक से उसका सांस उखड़ने लगा था। सांस की मुश्किल उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। उसने इरम को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पा रही थी। वो सांस की किल्लत की वजह से वहाँ ही लेटे लेटे तड़पने लगी थी। सफ़ीर जो घर वापस आया था, सोहा ने सुबह कहा था कि उसे कराची घूमना है, जिसकी वजह से जल्दी घर वापस आ गया था। लेकिन पहले वो फ्रेश होना चाहता था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र ज़मीन पे बिन पानी मछली की तरह तड़पती लारेब पर पड़ी थी। उसकी हालत देखते सफ़ीर के हाथ पांव फूले थे। वो जो मुश्किल से गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करती सुर्ख चेहरा लिए सफ़ीर की जानिब देख रही थी। उसकी काली आंखों से पानी बहकर जमीन पर गिर रहा था। सफ़ी जल्दी से अपना कोट वहां से फेंकता लारेब की तरफ गया। लारेब, लारेब, ओ शिट। सफ़ीर फुकलाता हुआ उठा और लारेब का इनहेलर लाकर उसे सांस देने लगा। लंबे लंबे सांस लेकर लारेब सांस अपने अंदर उतारने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो बेहतर हुई तो सफ़ीर उसकी कमर को रब करने लगा। एंजल, उसके सीने से लगती ही रोने लगी थी। कुछ कुछ नहीं हुआ। यू आर ओके लारेब? मेरा सांस। श्श, कुछ नहीं हुआ। सफ़ीर उसे अपने बाजू में उठाकर बेड पर लाकर लिटा चुका था। सफ़ीर को कमरे में आते सोहा देख चुकी थी। सोहा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आई थी। लारिब को सफ़ीर के इतने पास देखकर उसके अंदर तक जलन हुई थी। ये बच्ची होकर मेरे सफ़ीर को ले उड़ी है। अब देखना तुम्हें मैंने।
सफ़ीर के हाथों ये जलील न करवाया तो मेरा नाम भी सोहा नहीं। वो ये सोचकर अपने कमरे में चली गई थी। अगर मसीह दिखती तो ज़रूर काला तवा बन जाती। अगर मैं ना आता तो इसे कुछ हो जाता तो? सफ़ीर सोच सोच कर परेशान हो रहा था। जो भी हुआ, पर लारेब अब सफ़ीर की ज़िम्मेदारी थी और वो इस ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकता था। उससे एक फ़ैसला किया, वो आज अपने रूम में कैमरे लगवाएगा ताकि वो लारेब की हर हरकत पर नज़र रख सके। सफ़ीर भी बेख्तियारी में लारेब के बाल सहला रहा था, जिसे महसूस करती लारेब नींद की वादियों में चली गई। लारेब का माज़ी, अब्बा, अम्मा कहाँ है? और छोटी गुड़िया, वो कहाँ है? वो जो सुबह का यूनिवर्सिटी गया हुआ था, बाद में एक होटल पर वेटर की जॉब करता, रात को थका हारा घर आया था, लेकिन अपनी माँ और बहन को ना पाकर अपने बाप से पूछने लगा, जो नशे में तो चारपाई पर लेटा था। उसे अपने बाप को देखकर गुस्सा और घिन आती थी। कैसा बाप था जिससे अपनी बीवी की फिक्र थी, ना अपनी औलाद की फिक्र थी। और उसकी माँ सारा दिन सिलाई कढ़ाई करके अपना और दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। सफीना मलिक और कबीर मलिक दोनों की शादी घर वालों की रजामंदी से हुई थी। सफीना के घर वाले भी माली हालात से कमज़ोर ही थे और कबीर के घर वाले भी बस नॉर्मल ही थे। उन्होंने कबीर को देखते ही हाँ कर दी थी, क्योंकि कबीर मलिक बेहद खूबसूरत लड़का था और माली लिहाज से सफीना लोगों से बेहतर थे। उन दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन शादी के काफ़ी अरसे बाद एक दिन जब कबीर घर आया तो नशे की हालत में देखकर सफीना सदमे से कबीर को देखने लगी। कबीर, आप नशा करके आए हैं? सफीना कबीर के पास जाती बोली, वो तो वैसे ही नशे में जुआ हार के आया था। उसका गुस्सा आज पहली बार सफीना पर उतरा और उससे सफीना को थप्पड़ मारा था। मैं जो भी करूं, तुझे इससे क्या? सफीना ने हैरानगी से कबीर को देखा था, जिससे आज पहली दफा उस पर हाथ उठाया था, और जो अब उसे थप्पड़ मार आराम से बिस्तर पर गिर गया था। फिर ये रोज का मामूल होने लगा था। कबीर के वालिदैन भी किसी हादसे में चल बसे थे। सफीना अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हर मार हर जुल्म बर्दाश्त करती रही थी। फिर सफीना और कबीर के घर खुशखबरी आई, वो माँ बनने वाली थी। उससे ये खबर कबीर को सुनाई थी, जिसे सुनते कबीर खुश हुआ था और उससे वादा किया था कि वो अब शराब नहीं पिएगा, न ही जुआ खेलेगा। सफीना भी इस बात पर भरोसा करके खुश हो गई थी। रफ्ता रफ्ता टाइम गुजरता गया। सफीना का ख्याल कबीर रखने लगा था, लेकिन वो अभी भी जुआ खेलता था और घर तक ये बात नहीं आने देता था। सफीना भी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो भी बेहद मासूम अपनी माँ की तरह था। कबीर और सफीना अपने बेटे की पैदाइश पर बेहद खुश थे। उन्होंने उसका नाम बहुत प्यार से अमान मलिक रखा था। सफीना तो अपने बेटे की बलाएं लेते नहीं थकती थी। कबीर भाई नशा करता था, जुआ भी खेलता था, लेकिन घर में पता नहीं चलने देता था। हाल आज अमान खुश होकर चंदा से मिलने जा रहा था। चंदा ने उसे खुद बुलाया था। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, उसे अपने पीछे किसी का साया नजर आया था। उससे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। माला जो ब्लैक महल से भागने लगी थी, अमान को बाहर जाता देख जल्दी से छुप गई। वो तो अब अमान से भी खौफ खाने लगी थी कि वो किस तरह उस आदमी का कत्ल होते देख सकता था। उसे बस यहाँ से जाना था, अपने बाप के पास। माला ने दरवाजे के पीछे से चेहरा निकाल कर देखा, लेकिन अब वहाँ अमान नहीं था। उसे गहरा सांस लेकर इधर उधर देखा और अंधाधुंध बाहर भागी थी। इससे पहले वो गेट तक जाती, उसका हाथ किसी की गिरफ्त में आ चुका था और माला का दिल धक से रह गया। उसे होश से आंखें मीचनी थी। उसने डरते डरते पीछे देखा और अपने पीछे अमान को देखकर उसे थोड़ा सुकून आया था। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे अमान। श्श, भाभी ऐसा बोले, जावेर को पसंद नहीं कि आपकी आवाज़ भी कोई सुने। माला उसकी बात को इग्नोर किया, अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अमान को शक हुआ था कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो भी एक साइड पर जाता छुप गया था। उससे जब माला को बाहर भागते देखा तो हैरान हुआ और झट से आगे जाता उससे कलाई पकड़ चुका था। माला उसके हाथों पर दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रही थी। अमान प्लीज छोड़ो। लेकिन अमान कान बंद किए माला को खींचता हॉल में ले आया था और उसका हाथ छोड़ा था। माला ने खौफ से अमान की तरफ देखा। अमान को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी भाभी, उसकी दोस्त उससे सदा हो रही है। देखिए माला भाभी, मत कहो मुझे भाभी, तुम भी एक कातिल हो और मैं दरिंदों की भाभी नहीं हूँ। मुझे जाने दो यहाँ से। अमान ने अपने माथे को अपनी उंगली से सहलाया था। अगर जावेर को पता चल गया ना कि आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अमान प्लीज मुझे जाने दो। मुझे नहीं डर लगता तुम्हारे सावेहार से, आई समझ।
माला और रोते रोते चीखती अमान से इल्तिजा करने लगी थी। भाभी, मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगी। अमान ने जरा सख्त लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त जैसी भाभी उस मॉन्स्टर के अदाब का निशाना बने। माला अमान को धक्का देकर बाहर भागने लगी कि अमान ने दोबारा माला को कलाई से पकड़ लिया और खींचता हुआ एक कमरे में लाकर छोड़ दिया। अब आप यहाँ ही रहेंगी जब तक जाविया नहीं आ जाता। माला ने शिकायती नजरों से अमान की तरफ देखा, जिसकी वजह से अमान ने नसें चुरा ली। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अमान, कभी नहीं। सब एक जैसे बेरहम दरिंदे। अमान मस्जिद कुछ गए बगैर दरवाजे को लॉक लगाकर चला गया। उस जावियार को माला के भागने का बताना भूला नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माला दोबारा कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरी तरफ सुनता जावियार जिस आदमी को ठिकाने लगाने गया था उससे उसकी नसें फूली हुई थी। उफ, वो भालो लगता है। तुम्हें जावी का नहीं मॉन्स्टर रूप देखने का दिल कर रहा है। माला का गुस्सा जावियार के सामने खड़े शख्स पर निकाला था और कितने ही चाकू के वार जावियार ने उस आदमी के जिस्म पर कर डाले थे कि पास खड़े गार्ड्स भी काम गए थे। अब तुम्हारी भारी माय लव। जावियार पुरस्कार से मुस्कुराता घर की तरफ चला गया। लारेब का मासी। माला ने उठकर पूरे रूम का जायजा लिया, फिर वो खिड़की की तरफ गई। उससे नीचे झांककर देखा तो इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, वो आसानी से पहले गार्डन की तरफ जा सकती थी। वो अपने दुपट्टे को अपने कमर पर बांधकर खिड़की से कूद गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस ब्लैक महल में जगह जगह कैमरे लगे हैं और गाड़ी में बैठा जावियार अपने भालू की हरकत को देखकर गहरा मुस्कुराया था। उफ मेरी भालू, कितनी मेहनत कर रही हो यहाँ से भागने की। चलो भाग लो, थोड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। जावियार ब्लैक महल की एक साइड पर गाड़ी खड़ी करते माला के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उससे गेट से सारे गार्ड्स कॉल करके खुद उठवा दिए थे। जावियार चाहता था माला को उसकी मेहनत का सिला मिले, वो भागने में कामयाब हो जाए बेचारी। थोड़ी देर में ही जावियार को घर से माला निकलते दिखाई दी। जावियार ने गुस्से से अपने लब दांतों तले पेविस किए थे। सारे गार्ड्स नसें झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर जावियार की मलकियत को देख सकते। जावियार ने सारे गार्ड्स को इशारा करके घर भेज दिया और वो ड्राइव करने लगा। माला घर से तो निकल आई थी, लेकिन वो जाती कहाँ। ब्लैक महल तो सुनसान जगह पे था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। उखड़ी सांसें माला का हल खुश्क हो चुका था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, उसे बस इतना पता था कि उसे बस जावियार से दूर जाना है। सड़क के बीचों बीच वो मुड़ मुड़ कर बार बार पीछे देखती, कहीं जावियार आ ही ना जाए। अभी वो पीछे देखती भाग रही थी कि पत्थर से टकराते माला ऊंधे मुंह नीचे गिरी थी। माला कराकर उठी थी। अभी वो अपने पैर का मुआवजा कर रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने कोई खड़ा है। माला ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने जावियार को खड़ा देखकर उसकी सांसें रुकी थी। जिस शख्स से वो मुसलसल भाग रही थी वो फिर से उसके सामने था। जावियार की सब आंखों से उठती वहशत को देख माला कांप गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, ऐसे जैसे बाहर निकल आएंगी। लेकिन जावियार माला को देखते पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। जावियार माला पर घुटनों के बल झुका था। माला खौफ से पीछे को हुई थी, आंखों से आंसू निकल निकल कर चेहरा भिगो रहे थे। माय लव, ओप्स, सॉरी। मेरे भालू की सारी मेहनत वेस्ट चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भालू को अपने पापा के पास जाना है। ओ, छोड़ाता हूं ना। तुमने इतनी जहमत क्यों की? जावियार ऐसे नॉर्मली बात कर रहा था जैसे वो माला की हालत से महसूस हो रहा था। चलो कोई नहीं है, अब तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें घर जाकर मैं दूंगा। जावियार के लहजे में कुछ ऐसा था कि माला खौफ से कांपने लगी थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। माला नफ़ी में सर हिलाती कहने लगी। जावियार माला की इल्तिजाओं को नज़रअंदाज करता उसे बाजू में उठाता गाड़ी तक लाया। माला तो खौफ से मजम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अभी जावियार गाड़ी में बैठा था कि माला खौफ से बेहोश हो गई। मेरी नाजुक सी जान अभी से बेहोश हो गई है। क्या फायदा हुआ तुम्हारे भागने का? क्या मिला तुम्हें भागकर? उल्टा पांव पर चोट लगवा ली। जावियार माला के पसीने से भरे चेहरे से बालों की लटें हटाता माला की गालों पर शिद्दत से अपने दांत काढ़ा था। माला बेहोशी में भी कसमसाई थी। जावियार माला के गालों पर दांतों के निशान पर उंगली रब करता मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करता ब्लैक महल की तरफ रवाना हुआ। अमान खुशी खुशी कोठे पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी चंदा ने उसे खुद बुलाया था। लेकिन आज फिर कोठे पर रश देखकर वह हैरान हुआ था। आज भी वैसा ही रश था जैसे वो पहले दिन यहाँ आया। अमान के जहन में एक ही बात आई थी कि कहीं चंदा रक्स ना करे, वरना वो आज अपनी मोहब्बत की इस नाकदरी पर अपना सब खो देगा। अभी अमान रश को चीरता चंदा के कमरे में जाता कि गंगा ने उसे रोक दिया। बाबू थोड़ा इंतजार करो,
चंदा खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगी। अमान ने अपनी पुरकशिश आंखों से गंगा को देखा, जो आज फिर से उसे रोक रही थी। क्या मतलब? वो खुद मिलने आएगी? उसने कहा था 3 दिन बाद आना। आज मैं उससे मिले बगैर निखर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना बाबू, थोड़ा सब्र कर। गंगा अपने चेहरे से पसीना साफ करते बोली। अमान ने लपमेज कर गंगा की तरफ देखा और उससे दिल से दुआ की कि उसकी मोहब्बत की नाकदरी ना हो और वो वहां ही बैठकर लोगों की नसों में आने वाली हंसी के लिए हवस सीखने लगा। चंदा आज सचमुच का चांद लग रही थी। एक लड़की ने उसे आकर बताया था कि अमान आ गया है। चंदा का दिल जोरों से धड़का था। क्या मैं ठीक करने जा रही हूँ? अमान की मोहब्बत की नाकदरी करके, अमान का दिल तोड़कर? हाँ, तुम ठीक कर रही हो। तुम उसके लायक नहीं हो। दिल की किसी कोने से आवाज आई थी। चंदा ने अपने आप को शीशे में देखा तो आज वो सब्ज जोड़े में कयामत है सराबे के साथ खुले लंबे बाल, पाँव में घुंघरू पहने हुई थी। अपने आप को देखते हुए उसे अमान की बात याद आई थी। चंदा, अब आपको मैं हमारी शादी पे पायल पहनाऊंगा। उससे पहले आप नहीं पहनेगी। कई आंसू चंदा की आंखों से गिरे थे। अमान, तुम्हारी चंदा पायल के नहीं, इन घुंघरुओं के लायक है। वो अनजाने में ही अपने आप को अमान की चंदा कह गई थी। अमान नीचे सर किए कब से बेसब्री से ये सब ड्रामा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पहली मर्तबा वो इतने सबके साथ खड़ा अपनी चंदा का इंतजार कर रहा था कि अचानक से घुंघरुओं की झनकार उससे कानों में पड़ी थी और अमान का दिल डूब कर बाहर आया था। अमान ने फौरन सर उठा कर देखा और दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। चंदा को खूबसूरत सराबा आज सब जोड़े में कुछ ज्यादा ही खिल रहा था। वो कदम पर कदम उठाती लोगों के दरमियान आई थी। कई लोगों की नसें में हवस थी। चंदा का ये रूप देखकर अमान की दिमाग की नसें फूलने लगी थी। अमान अपनी जगह से उठने लगा था कि गंगा उसके पास आकर बैठ गई। अभी वो तेरी गुलाम नहीं है कि तू उस पे हुक्मरानी करेगा। वो अभी आजाद है। वो जो चाहे कर सकती है, उसे करने दे। और वो ये सब खुद कर रही है। वो एक तो वाइफ है और यही उसका काम है। गंगा अमान के सुख चेहरे को देखते बोली। वो मेरी चंदा है। अमान अपना गुस्सा सब करते बोला। अभी वो तो आइफ है। इससे पहले कि अमान गंगा का कुछ कहता, पूरे हॉल में गाना बजा था। चंदा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नसें उठाकर आज अमान से नसें मिला सके। घुंघरू झंकार दी। चंदा आगे कदम बढ़ाने लगी। ये किसकी है आहट? ये किसका है साया? हुई दिल में दस्तक। चंदा को अमान का पहली दफा फूल देना याद आया था, जिससे उसका दिल धड़का था। यहाँ कौन आया? चंदा ने नजर उठाकर अमान की तरफ देखा और एक कर्जदा मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। हम पे ये किसने हरा रंग डालो? हम पे ये किसने हरा रंग डालो? चंदा की नसें अमान पर ही थीं। अमान की आंखों से गुस्से के शोले निकलने लगे। खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला, ओ मार डाला। चंदा अपने आप को खींचते अमान के पास से गई। अपने घुंघरू झनकारती वो अमान के दिल पर कहर बरसा रही थी। हमें मार डाला, ओ हमें मार डाला। अब चंदा एक हवसपरस्त आदमी की तरफ जाती उसके करीब बैठ गई। वो आदमी चंदा पे पैसे बरसा रहा था। न चांद को हथेली पे सजाया, न तारों से कोई रिश्ता बनाया, न रब से कोई शिकायत की, न गम को हमने सजाया। चंदा के गाने की बोलों में भी एक गर्व था। वो अपने दिल का हाल ही तो सुना रही थी। हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया। चंदा ने अपनी नम आंखें उठाकर अमान को देखा। अमान ने उसकी नम आंखें देखकर हंसी से मुस्कुराया कि चंदा जल्दी से नसें फेर गई और फूलों से जख्म खाया। हमने दुआ में जब भी हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला। चंदा अमान की तरफ इशारा करते बोली। मांग डाला, मैंने मांग डाला। चंदा अपना लहंगा उठाकर अब घूमने लगी थी। मार डाला, मार डाला, मार डाला। घूम घूम कर अपने अंदर की अजियत कम करने लगी। इससे पहले वो चक्कर खाकर किसी और की झोली में गिरती, अमान की सबकी यादें यहीं तक थीं। अमान अपनी जगह से उठा और चंदा किसी और की झोली में गिरने से पहले उसे बाजू से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ चंदा के सफेद चेहरे पर मारा था। पूरी हीरा मंडी में सन्नाटा हो गया था। चंदा अपने गालों पर हाथ रखे बेयकीन नजरों से अमान को देखते आंसू बहाने लगी। अमान के थप्पड़ मारने पर चंदा को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अपनी मोहब्बत को इतनी तकलीफ देने पे हो रही थी। अमान चंदा को खींचता अंदर कमरे में ले जाने लगा कि एक आदमी बोल उठा। अरे छोकरे, छोड़ इसे। ये हमारी भी चंदा भाई है, तो अकेले मजे नहीं ले सकता। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कहता, अमान अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकालता
उस आदमी के दिमाग में आर पार कर गया था। सब लड़कियों के मुंह से चीखें निकली थीं। वहाँ खून ही खून था। वहाँ के कई लोग डर कर अब बाहर निकलने लगे थे। गंगा ने हैरत से अमान की तरफ देखा। चंदा तो यकटक अमान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रही थी, जैसे आखिरी दफा देख रही हूँ। अपने मोहसिन का दीदार करना चाहती थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो वहाँ एक आदमी का कत्ल हो चुका था, और वो भी अमान के हाथों। अमान ने गुस्से से चंदा की तरफ देखा, उससे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, और साथ में जोर से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। चंदा ना मांग के लिए बस अमान की तरफ देख रही थी। उसे पता था उसका अमान उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसे अब अपने आप को मजबूत रखना था। चंदा ने अपने आंसू साफ किए। क्यों आए हो तुम यहाँ बाबू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? बाबू, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ। ये मेरा कोठा है, और मैं यहाँ जो चाहे जो मर्जी कर सकती हूँ। अमान ने चंदा की आंखों में देखा, जहाँ अब एक सर्द बन था। मुझे छोड़ने की क्या कीमत लोगे बाबू, कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? चंदा का लहजा में चट्टानों जैसी सख्ती और आंखों में सर्दपन से अमान को चंदा की तवाइफों वाला लहजे से खटका था। चंदा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आप मुझे ऐसा समझती हैं? तू बता बाबू, तुम क्या चाहता है? कुछ ज्यादा नहीं चंदा, बस आपका जिंदगी भर का साथ। बाबू, ये साथ सिर्फ दिन के उजालों में चाहिए, या फिर बस रातों की रंगीनियों में? चंदा की अल्फाज अमान के दिल पर वार कर रहे थे। उसका दिल टुकड़ों में तकसीम हुआ था। चंदा अपने जज्बात छुपाने के लिए सर मेहरी का लबादा उड़े। वो अगले बंदे का शब्द आजमाने लगी थी। दिन की पहली किरण से रात की आखिरी पहर तक आपका साथ चाहिए मुझे चंदा। अमान बेबसी से अपने दिल की हालत पर सख्त ये पहरे बिठाते हुए बोला। चंदा, आप देंगी ना मेरा साथ? अमान एक मान से अपने कदम चंदा की तरफ बढ़ाते बोला, और चंदा को लगा अगर वो मजीद पास आया तो वो ना चाहते हुए भी अपनी हार तस्लीम कर लेगी। चलो फिर अभी से शुरू करते हैं। चंदा के लहजे में कुछ ऐसा था कि अमान ठटक गया। चंदा अपना दुपट्टा उतारते हुए बेड पर इस अंदाज से बैठी कि अमान नसें चुरा चुका था। आजा बाबू, तेरा साथ दूं? चंदा एक अदा से मुस्कुराती अमान के सूक्ष्म चेहरे को देखते बोली। अमान एक ही जिस्म में चंदा के करीब पहुंचता, उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ता, एक जोरदार थप्पड़ को चंदा के चेहरे की जीनत बना चुका था। पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। चंदा को लगा उसका जबड़ा टूट गया। उसके कान के पर्दे फट गए। अब की बार अमान का सब टूटा था। आंखों से आंसू निकलने के दर पर थे। ये थी उसकी मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत की कदर। अमान का थप्पड़ इस कदर शदीद था, चंदा पिट पर दोबारा से गिरी थी। अमान ने नीचे से दुपट्टा उठाकर चंदा पर फेंका। क्या हुआ अमान, यही चाहते हो ना, दूसरे मर्दों की तरह? चंदा अपना दर्द भूले एक और पत्ता खोलते। अमान का दिल लहू लुहान कर गई थी। शट अप चंदा, जस्ट शट अप। अमान जोर से चीखा था कि चंदा को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। आप इन 3 महीनों में मुझे और मेरे प्यार को जान ही नहीं पाई। अमान की आवाज में नमी थी, जैसे वो बच्चों की तरह अभी ही रो देगा। इश्क करता हूं आपसे चंदा, आप क्यों नहीं समझती हैं? अमान अपने बाल नोचता वहां ही जमीन पर बैठा था। उसे लग रहा था वो हार गया है अपनी ही मोहब्बत से। चंदा, ना करें ऐसा। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे आपका ये रवैया, प्लीज। अमान बेबसी से बोला था। अपनी बहन की शादी जबरदस्ती करवाने, अपनी बहन को उसकी मोहब्बत देने वाला आज अपनी मोहब्बत के आगे बेबस था। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। चंदा का दिल किया, वो धाड़े मार मार कर रोए। वो किस सब से बोल रही थी वो वही जानती थी। उसके सामने उसका मोहसिन उसका प्यार रो रहा था, और वो चाहकर भी उसे चुप नहीं करवा सकती थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू लाने वाली भी वो खुद थी। अमान ने खाली खाली आंखों से चंदा को देखा। वो चाहकर भी अपनी आंखों की नमी चंदा से छुपा नहीं सका था। चंदा, मोहब्बत सोच समझकर जानबूझकर नहीं की जाती, वो कभी भी किसी से भी कहीं भी हो जाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। चंदा अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोके बोली। मुझे दुनिया मयस्सर थी मगर मैं तुम पे ठहरा। मुझे दुनिया मयस्सर थी मगर मैं तुम पे ठहरा। मुझे फिर तुमने बताया कि तुम तो और ही कुछ हो। मैं तुमको और कुछ समझा था। मैं समझा था कि तुम समझोगी मेरी चाहत के अफसाने, मगर तुम सरसरी निकले। मुझे अफसोस है चंदा कि तुम भी कुछ और ही निकली। अमान के लहजे में सारे जमाने का दर्द महसूस करके चंदा का दिल फटने को था, लेकिन अब वो अपने किए फैसले से इतनी करीब आकर पीछे नहीं हट सकती थी। चंदा, प्लीज। एक दफा फिर अमान इल्तिजाई लहजे में बोला।
आइंदा बाबू तू यहाँ आया भी तो एक आशिक बन के नहीं, एक तो वाइफ को देखने आना, वरना ना आना। चंदा अमान से चेहरा मोड़ चुकी थी। उसे चेहरा मोड़ते देख अमान के दिल को कुछ हुआ था। क्या यहाँ तक ही थी उसकी मोहब्बत की मुद्दत? बस उससे उसका प्यार छीन लिया गया था। उसे तो बचपन से ही प्यार नसीब नहीं हुआ था। जिसका नसीब था उसकी माँ वो भी छीन ले गई। और बाप से तो उसे शदीद नफरत थी, जिसकी वजह से उसका हर रिश्ता दूर हो गया था। इतना बदनसीब था वो। आज पहली दफा वो अपने नसीब का सोचने लगा। कई आंसू आंखों से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुए थे। जाओ यहाँ से बाबू, मैं तेरी झांसे में कभी नहीं आऊंगी। अपनी आंखों की नमी छुपाती चंदा दाढ़ी थी। अमान को लगा वो यहाँ रहेगा तो वो और दिल उसका तोड़ेगी। और अमान चंदा के सामने टूटता नहीं जाता था। वो बामुश्किल कदम उठाता, दरवाजे तक गया और पलट गया। जब बिछड़ जा, मगर ख्याल रहे यूं ना हो कि उम्र भर मलाल रहे। अमान ये कहते ही दहलीज सवार कर गया था। चंदा का दिल खाली हो गया तो उससे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा, जहां अब उसका अमान नहीं था। और वो फूट फूट कर रो दी। आज उससे अपनी मोहब्बत अपने हाथों से खत्म की थी। उसका दिल ताड़ी मार मार कर रोने का कर रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं जिसको चाहूं उसको कभी नहीं पा सकी, क्यों? चंदा अजियत से चीखती दरवाजे से बाहर खड़ी गंगा को भी रुला गई। कितनी ही देर चंदा कमरे में बैठी अपनी मोहब्बत का मातम करती रही। फिर उसकी नजरें वहां गई जहां अमान बैठा था। वहां आज भी सुर्ख गुलाब था, लेकिन उसकी पत्तियां बिखर गई थीं। शायद अमान और चंदा के दिल की तरह, उसके रिश्ते की तरह ये पत्तियां भी बिखर गई थीं। चंदा ने उठकर वो पत्तियां समेटी और उसकी खुशबू सूंघने लगी। आज भी उन पत्तियों में अमान के लम्स की खुशबू थी, जिसे महसूस करते चंदा के लबों पे एक उदास सी मुस्कुराहट आई थी। शायद ये आखिरी फूल था जो अमान की तरफ से चंदा को दिया गया था। चंदा से उस कदम उठाती, वो फूल जमीन से उठाती अलमारी में रख चुकी थी।